हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस की एमसीक्यू सीरीज में आज हमारा लास्ट लेक्चर है। तो आज हम 300 एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, आज हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को डिस्कस करेंगे और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज। मिनिमम अमाउंट कितना बोनस का कितना फिक्स किया गया एज पर बोनस एक्ट? 5.5%, 7.33%, 8.33% या फिर 10%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी 8.33% जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस फिक्स किया गया है, वेजेस का 8.33%। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बोनस फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956 इज। मैक्सिमम कितना बोनस फिक्स किया गया है? 15%, 20%, 25% या फिर 30%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी मैक्सिमम जो है 20% ऑफ द वेजेस तक का बोनस जो है वो फिक्स किया गया है एज पर बोनस एक्ट। ठीक है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को मैंने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को आप पहले देखिए। इस एमसीक्यू सेक्शन को, एमसीक्यू सीरीज को देखने से पहले आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाइज टू। इसमें से कहाँ पे अप्लाई होगा आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? एवरी फैक्ट्री इन एवरी स्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन्स वेर एम्प्लॉयड। हर फैक्ट्री और हर स्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होगा जहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर। तीसरा शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट। चौथा हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हर फैक्ट्री और हर इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 द ग्रॉस प्रॉफिट डिप्राइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर शैल बी कंप्लीटेड। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगी अकाउंटिंग ईयर में उसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 एंड अदर शेड्यूल 1। बैंकिंग कंपनी का किसमें रहेगा आपका कैलकुलेशन? शेड्यूल 2 में, और अदर कंपनी का शेड्यूल 1 में। सेकेंड ऑप्शन इज बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल 1 एंड अदर कंपनी का शेड्यूल 2। थर्ड इज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड एनी अदर इन शेड्यूल कंपनी। फोर्थ इज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड एनी अदर इन शेड्यूल 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी के केस में आपका शेड्यूल 1 में रहेगा और अदर कंपनी के केस में क्या रहेगा आपका? शेड्यूल 2 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोनस शुड बी पेड इन कैश विद इन डैश मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कोई भी अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के बाद बोनस कितने मंथ के अंदर जो है पे कर देना है एम्प्लॉयर को? 8 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 3 मंथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने से 8 महीने के अंदर अंदर जो है बोनस एम्प्लॉयर को पे कर देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को अपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस एलोकेबल सरप्लस। ठीक है, जो भी एक्सेस एलोकेबल सरप्लस, ये एलोकेबल सरप्लस, सेट ऑफ, सेट ऑन, ये सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक्ट में। तो अगर आपको समझने में दिक्कत है तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। एक्सेस एलोकेबल सरप्लस रिमेन्स आफ्टर पेइंग द मैक्सिमम बोनस ऑफ 20% ऑन द वेज और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है, शुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर फॉर यूटिलाइजिंग द पेमेंट ऑफ बोनस इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द एलोकेबल सरप्लस। जो भी एलोकेबल सरप्लस है वो अगर मैक्सिमम 20% बोनस देने के बाद भी बच जाता है तो हम लोग उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि सो दैट कि अगर अगले साल हमें किसी तरीके का लॉस हो तो ये जो हमारा कैरी फॉरवर्डेड पैसा है इसको हम यूटिलाइज कर सके अगले साल का बोनस देने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑन, सेट ऑफ, टेक ऑन या फिर सेट ऑफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेट ऑफ। ये वाला रिपीट हो गया, ये मैं चेंज कर दूंगी पीडीएफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे सेट ऑन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर आर नो प्रॉफिट ऑफ द अमाउंट। अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट है ही नहीं किसी कंपनी में, ठीक है, फॉल शॉर्ट और डेफिशिएंसी फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस। ठीक है, बोनस देने के लिए पैसा ही नहीं है कंपनी के पास या डेफिशिएंट है, शॉर्ट पड़ गया। सच डेफिशिएंसी अमाउंट शुड बी एडजस्टेड टू द करंट अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द सेट ऑन अमाउंट। अब जो हमारा पिछले साल का सेट ऑन अमाउंट आया था, मतलब जो पिछले साल हमारा एक्सेस में पैसा था वो हमने इस साल कैरी फॉरवर्ड किया था सेट ऑन अमाउंट, तो हम उसको जो है उस अमाउंट को यूज करेंगे बोनस देने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेट ऑन, सेट ऑफ, टेक ऑन या टेक ऑफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, सेट ऑफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2(4) ऑफ द एक्ट एलोकेबल सरप्लस फॉर अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल बी। जो भी एलोकेबल सरप्लस होगा एज पर द सेक्शन 2(4) ऑफ द एक्ट, तो बैंकिंग कंपनी के अलावा जो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी
शैल बी हाउ मच परसेंट ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी अवेलेबल सरप्लस होगा उसका कितना परसेंट होगा आपका एलोकेबल सरप्लस, 60%, 65%, 67% या फिर 70%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 67% होगा अगर वो कंपनी बैंकिंग कंपनी नहीं है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2(4) ऑफ द एक्ट एलोकेबल सरप्लस फॉर ए बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के केस में कितना होगा? हाउ मच परसेंट ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर, 60%, 65%, 67% या फिर 70%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस जो है वही आपका एलोकेबल सरप्लस होगा इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, और नॉन बैंकिंग कंपनी के केस में आपका कितना होगा? 67%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following situation an employer will be deprived from the right of receiving bonus from his employer if he is dismissed from the service for, इनमें से किस कंडीशन में जो है एम्प्लॉयर जो है वो डिप्राइव कर सकता है अपने एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए? अगर एम्प्लॉय क्या करता है, अगर उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है किस रीजन की वजह से, फ्रॉड, राइटियस और वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, या फिर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द सिचुएशन। फ्रॉड के केस में भी नहीं मिलेगा, राइटस और वायलेंट बिहेवियर में भी नहीं मिलेगा, और मिस अप्रोप्रिएशन और सेबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी के केस में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द सैलरी और वेज ऑफ एन एम्प्लॉई हु इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, एक्सीड्स ₹7,000, अगर किसी की सैलरी 7,000 से ज्यादा एक्सीड कर गई है तो उस केस में जो है बोनस कितने पे मिलेगा? ही विल नॉट पेड बोनस, उसको बोनस नहीं मिलेगा। ही विल बी पेड बोनस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेज और सैलरी, जितनी उसकी एक्चुअल वेज सैलरी होगी उतने पे बोनस दिया जाएगा। He will be paid bonus, but bonus shall be calculated as if his wage or salary were 7,000 per month, या none of the above। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, बोनस 7,000 पे ही मैक्सिमम कैलकुलेट की जाएगी, सैलरी चाहे कितनी भी हो। ठीक है, 7,000 के ऊपर वाले सैलरी पे बोनस नहीं कैलकुलेट होगा, ये 7,000 जो है ये आपका सीलिंग है एक तरीके का, एज पर द बोनस एक्ट। ठीक, नाउ एन एम्प्लॉय हु विल नॉट बी कवर्ड अंडर द बोनस एक्ट इफ हिज सैलरी एक्सीड्स, किसकी सैलरी कितने से ज्यादा हो जाएगी जो बोनस एक्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे? 24,000, 30,000, 21,000 या फिर 15,000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो वो बोनस एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 21,000 की सैलरी होगी और बोनस कितने पे कैलकुलेट होगी? मैक्सिमम 7,000 पे ही बोनस कैलकुलेट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, every employee who has worked for not less than how many days in an accounting year shall be eligible for bonus amount of minimum 8.33% of the salary or wage। कम से कम कितने दिन काम करना पड़ेगा बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए? 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज या फिर 30 डेज। क्या हो जाएगा आंसर? 30 डेज। पूरे साल में कम से कम जो है 30 दिन काम करना होगा एक अकाउंटिंग ईयर में बोनस के लिए एप्लीकेबल होने के लिए, तब उनको मिनिमम बोनस मिल जाएगा 8.33% का। ठीक है, कम से कम 30 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस और सैलरी अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विल इंक्लूड ओनली, इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड होगा बोनस कैलकुलेट करने के लिए? बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अटेंडेंस बोनस या फिर मेडिकल अलाउंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस विल बी द राइट आंसर। बेसिक वेज और बेसिक प्लस डीए को ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आपकी बोनस को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ एक चीज़ है जो मैंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हम एक बार अभी देख लेते हैं। जो हमारा 203 नंबर का क्वेश्चन था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स दैट अ वुमेन विल बी ग्रांटेड बिसाइड्स मैटरनिटी लीव अ मेडिकल बोनस ऑफ, कितने का मेडिकल बोनस मिलेगा अगर एम्प्लॉयर जो है किसी भी तरीके का प्री नेटल और पोस्ट नेटल का खर्चा नहीं उठाता है? तो 1500, 1250, 1500, ये दो बार रिपीट हो गया है, 15,000 मान लो इसको, या फिर 3500। तो इसका आंसर आपका 3500 है। पहले मैंने यहाँ पे 1000 ऑप्शन दिया था, ये अब अमेंडमेंट हो गई है, पहले 1000 था मेडिकल बोनस, लेकिन अब कितना मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट में? 3500 इज द प्रेजेंट रेट। ठीक है, इसी तरीके के एक दो क्वेश्चंस और है, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3500। ठीक है, पीडीएफ में मैं इसको चेंज कर दूंगी। अब ये क्वेश्चन है हमारा फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, कि ऑक्यूपायर जो होगा, फैक्ट्री एक्ट में ऑक्यूपायर ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। ऑक्यूपायर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कितने तक का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और कितने तक की फाइन हो सकती है? फॉर यूजिंग फॉल्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर वो शो करेगा तो उस केस में उसको क्या, उसको पेनल्टी होगी 2 मंथ्स या फिर 10,000 फाइन, 1 ईयर ऑफ जेल या 2,000 रुपीज फाइन, 6 मंथ्स ऑफ जेल या 1,000 फाइन, 1 मंथ ऑफ जेल या फिर 5,000 ऑफ फाइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 10,000 तक की जो है फाइन हो सकती है। 2 मंथ इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 जो है वो फाइन हो सकता है। ठीक है, ये मैं इसको भी मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी। एक क्वेश्चन और हमारा रह गया है ऐसा ही, फॉर कॉन्ट्रा, ये भी फैक्ट्री एक्ट से ही रिलेटेड है। फॉर कॉन्ट्रावेंशन और प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट से अगर कोई किसी भी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन किया जाएगा तो ऑक्यूपायर को जो है कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? 1 ईयर और फाइन अप टू 1 लाख, 6 मंथ्स और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, 3 ईयर और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, या फिर 2 ईयर और फाइन अप टू 2 लाख और बोथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख तक का फाइन जो है वो पे करना पड़ सकता है फॉर कॉन्ट्रावेंशन और प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट। इसको पे करना पड़ेगा ऑक्यूपायर को। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने पीडीएफ में करेक्ट कर दिया है। ये जो भी मैंने पहले ऑप्शंस दिए थे वो पहले थे, बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई है, तो जब मैं पीडीएफ को एक बार रीचेक कर रही थी तो उसमें मुझे समझ आया। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। नाउ अब हम चलते हैं अपने बोनस एक्ट की तरफ। ओके, तो 283 तक हमने कर लिया था। 283 का आंसर आपका ऑप्शन ए है। बेसिक वेज और डीए को हम ऐड करते हैं बोनस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग 8.33% एज मेडिकल बोनस एज मिनिमम बोनस फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 15 ईयर ऑफ एज अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, अगर 15 साल से ज़्यादा जो है व्हाइल कैलकुलेटिंग 8.33% ऑफ मिनिमम बोनस, तो अमाउंट जो है किससे कम नहीं होगा? ₹60, ₹100, ₹500 या फिर ₹1000। अगर एम्प्लॉय की जो एज है वो 15 साल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 15 ईयर्स है, ठीक है, तो उस केस में उसकी मिनिमम बोनस जो है वो कितने से कम नहीं होगी? 8.33% तो है ही मिनिमम बोनस, लेकिन इसमें से किसमें से कम नहीं होगी? ₹60, ₹100, ₹500 या फिर ₹1000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ₹100 तो मिनिमम होगा ही। अगर इसका 8.33% मान लो ₹50 होता है तो आप ₹50 बोनस नहीं दोगे, कम से कम आपको ₹100 देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स में अट्रैक्ट द पनिशमेंट ऑफ। बोनस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ और फाइन अप टू 500 और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, 6 महीने तक का जेल और 1000 तक का फाइन ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of employees is exempted from the applicability of the act? इनमें से किसको जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है कि एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा? कौन से सेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज पे? एम्प्लॉइज वर्किंग इन आरबीआई, जो आरबीआई में काम कर रहे हैं, इन लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइज, लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज, या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसकी लिस्ट मैंने आपको जो कौन कौन से एम्प्लॉइज जो है वो डिप्राइव एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट से, इसकी लिस्ट मैंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में दे रखी है, तो आप एक बार वहां से जाके उसको देख लें। The main objective of the Industrial Employment Standing Order Act 1946 is to promote rules to govern the। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का है, बोनस एक्ट तक का क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का? वेजेस इन द अंडरटेकिंग, कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, कंडक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, या डिफाइन कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्या डिफाइन करता है, क्या गवर्न करता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डिफाइंस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन होगी उसको डिफाइन करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कमैन इज एटलीस्ट। कम से कम कितने लोग काम करेंगे जो कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एप्लीकेबल होगा? 50, 100, 150 या 250? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, कम से कम 100 लोग काम करने चाहिए, तभी जाके जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 become applicable will be required to submit draft standing order to the certifying officer within। ठीक है, कितने दिन के अंदर जो है उनको एक ड्राफ्ट सबमिट करनी पड़ती है? सारे एम्प्लॉयर्स को, जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत जो एप्लीकेबल होंगे उनको कितने दिन के अंदर ड्राफ्ट एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी पड़ेगी? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ या फिर 3 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उनको अपनी ड्राफ्ट एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। किसको? टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयर विल सबमिट हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर? कितनी कॉपीज सबमिट करनी पड़ेगी 6 मंथ्स के अंदर? 3 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी,
ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के 5 कॉपीज जो हैं वो सबमिट करनी पड़ेगी टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर विद इन 6 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट को रिसीव कर लेगा तो सेल फॉरवर्ड ए कॉपी देयर ऑफ, तो किसको वो कॉपी फॉरवर्ड करेगा आगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जब उनको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की रिसिप्ट उनको मिल जाएगा उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज उसकी, तो वो आगे किनको फॉरवर्ड करेंगे? ट्रेड यूनियन जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का उनको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड यूनियन ऑफ और द वर्कमैन एज द केस मे बी विल बी रिक्वायर्ड टू रिटर्न द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर विद देयर ऑब्जेक्शन और सजेशन। अब आगे अगर ट्रेड यूनियन को जो है उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगी या कोई सजेशन होगी तो वो उनको फिर वापस से कितने दिन में जो है वो सबमिट करेंगे वापस से उन सर्टिफाइंग ऑफिसर को? 1 week from the receipt of such notice, 15 days on receipt of such notice, 1 month from the receipt of such notice या फिर 3 month from the receipt of such notice। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 15 दिन के अंदर अंदर जो है उनको वापस से अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशंस अगर कोई भी है उसमें उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में तो उसको चेंजेस करके वापस से सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देना है ट्रेड यूनियन वालों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग सजेशंस और ऑब्जेक्शंस। अब जब सजेशन और ऑब्जेक्शन उनको रिसीव हो गई है सर्टिफाइंग ऑफिसर को from the trade union or the workman, the certifying officer shall thereof certify the demanding draft standing order after making any modification। अपना modifications को करते हुए जो भी ट्रेड यूनियन ने modification बताए हैं उसको changes करते हुए shall send copies of the certifying standing order to the employer and the trade union। अब वापस से certifying officers में सारे modifications करके employer को और trade union को कितने दिन में भेजेगा वापस? 3 days, 5 days, 7 days या फिर 1 month। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 7 डेज के अंदर अंदर सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस के बाद एम्प्लॉयर को और ट्रेड यूनियन को फाइनल कॉपी भेजेगा। ठीक है, नाउ अगर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर सेल अनलेस एन अपील इज प्रेफर्ड कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ। ठीक है, जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है तो उसकी जो अपील है उसके अंदर अगर कोई अपील नहीं है तो वो ऑपरेशन में कब तक आ जाएगी? जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर होगा फाइनल वाला, अगर उसके अंदर कोई अपील नहीं है तो वो ऑपरेशन में कितने दिन में आ जाएगी? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपी देयर ऑफ आर सेंट। ठीक है, 15 डेज के अंदर जब ऑथेंटिकेट कॉपी जब भेजी है उसके उस दिन से 15 डेज के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द डेट, 45 डेज फ्रॉम द डेट या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयर ऑफ आर सेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, जो भी हमने फाइनल सर्टिफाइड कॉपी भेजी है उसके 30 दिन तक में जो है ये सारा ऑपरेशन में आ जाएगा अगर जो है कोई अपील नहीं है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड, जो फाइनली सर्टिफाइड होगा स्टैंडिंग ऑर्डर उसका टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में होगा? सेल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट और नियर द एंट्रेंस इन। एम्प्लॉयर उसको कहाँ पोस्ट करेगा? एंट्रेंस गेट पे करेगा या उसके आसपास कहीं करेगा, तो वो किस लैंग्वेज में करेगा? हिंदी और एंड रीजनल लैंग्वेज, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ हिज वर्कमैन या फिर उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, इंग्लिश लैंग्वेज में करेगा और दूसरा जो जितने उसके वर्कमैन होंगे उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कमैन को जो लैंग्वेज अंडरस्टूड होगी उस लैंग्वेज में उनको जो है अपने एंट्रेंस गेट के आसपास जो है एम्प्लॉयर को पोस्ट करना पड़ेगा या फिर क्या चीज़? जो स्टैंडिंग ऑर्डर होगी सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 शैल नॉट बी लाइबल टू मॉडिफिकेशन अंडर द एक्सपायरी ऑफ। कितने दिन तक जो है आप लाइबल नहीं होंगे उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या फिर 1 ईयर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसी भी तरीके का जो भी सर्टिफाइंग ऑर्डर होगा उसको आप जो है 6 महीने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। 6 महीने के बाद ही उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। फाइनल सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रही हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटेड टू सस्पेंशन हैज बीन मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। सस्पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो इनमें से कौन से एक्ट में है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में ही सस्पेंशन का प्रोविजन है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को सर ने डिटेल में पढ़ाया है तो आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट से हमारे। द सब्सिस्टेंस अलाउंस पेड टू वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान जो है कितनी कंपनी अलाउंस जो है वो पे की जाती है वर्कमैन को? इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी एट द रेट ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ वेज फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन, 25% of the wage for the first 90 days of suspension, 75% of the wage for the first 90 days of suspension,
या फिर 100% ऑफ द वेज फॉर फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के 90 दिन तक कितनी उनको कंपनसेशन दी जाएगी? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, जितने भी इसके वेजेस हैं उनका 50% ऑफ वेज जो है पहले 90 दिन तक जो है उनको दिया जाएगा, फर्स्ट 90 डेज मतलब 3 मंथ तक। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, within 6 months from the date of application of the act, the employer shall submit to the certifying officer 5 copy of the demand draft standing committee। ये चीज़ हमें अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये तो सही है आपका, 6 महीने के अंदर अंदर 5 कॉपी भेजनी पड़ती है। देयर इज अ शेड्यूल विच सेट्स आउट द मैटर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें शेड्यूल है, ये भी सही है। देयर इज नो प्रोविजन टू रेफर द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर टू द यूनियन। प्रोविजन तो है, यूनियन को तो आपको भेजना पड़ेगा, तभी तो यूनियन फिर अपना ऑब्जेक्शंस भेजती है, फिर उसको फाइनल सर्टिफिकेशन मिलता है। सर्टिफाइड ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी शैल हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रेड यूनियन में रेफर करने का प्रोविजन है अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयर हु fails to submit draft standing order or who modifies his standing order otherwise shall be punishable with fine which may extend to। इसमें अगर जो भी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, अगर एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है उसको सबमिट करने में, ठीक है, या फिर उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देता है किसी दूसरे तरीके से, तो उसको कितने तक का पनिशेबल है, कितने तक का फाइन है उनका? 1000, 3000, 4000 या 5000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, 5000 तक की जो है उनको फाइन इम्पोज करी जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा 300 क्वेश्चंस, तो इसके साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर सीरीज पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हमारे सारे टॉपिक्स अब कवर्ड हो चुके हैं एक्सेप्ट फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के भी MCQ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फैक्ट्री एक्ट का लेक्चर सर आपके साथ 1-2 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरा फोकस जो है वो आपका ये करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के ऊपर रहेगा, और सर जो है वो अकाउंटिंग के लेक्चर में अपना फोकस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।